बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसको हम बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास या बचत विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बचत का विरोधाभास क्या है या मितव्ययिता का विरोधाभास है, भास किसे कहते हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ये बोला करते थे कि अ पेनी सेव अ पेनी अर्न। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 रुपए 1 पैसे बचा लिए, इसका मतलब हुआ हमने 1 पैसे कमा लिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सेविंग को वर्च्यू कहा था, यानी सेविंग क्या है, बचत क्या है, एक वरदान है। आप आम अपने आसपास भी देखते होंगे, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि जो पांव उतना ही पसारना चाहिए जितना कि आपकी लंबी चादर हो। इन सब का मतलब यह है कि आम धारणा यह है कि अगर हम बचत करेंगे तो भविष्य में उस बचत से हम सेफ रहेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव है, एक उसका मकसद है जिससे कि हम बचत को भविष्य में अपने आने वाली दिक्कतों को पूरा कर पाएंगे। यानी बचत एक तरह से हमारी आय है। लेकिन बाद के जो अर्थशास्त्री हैं, मुख्य रूप से जो किन्स हैं, जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने ये देखा कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग मिलकर बचत करने लगे और स्पेशली विशेष तौर पर उस वक्त जब स्लो डाउन हो, मंदी की अवस्था हो, अगर उस वक्त अर्थव्यवस्था के सभी लोग बचत करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ने की बजाय उनका कंजम्पशन और सेविंग दोनों कम हो जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था की सेविंग भी कम हो जाएगी और इनकम भी कम हो जाएगा। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बचत का विरोधाभास। मैंने ये बोला कि किन्स का मानना है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग मिलकर बचत करने लगेंगे, विशेष तौर पर ऐसे वक्त जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है, स्लो डाउन है, तो अंत में यह पाया जाता है कि लोगों की बचत करने के कारण उनकी बचत कम हो गई, सेविंग कम हो गई, टोटल सेविंग कम हो गई, साथ ही साथ इनकम और कंजम्पशन लेवल भी कम हो जाता है। कि अगर हम आज की वर्तमान स्थिति देखें, अभी कोविड-19 के कारण क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है और लोगों की धारणा है कि कम से कम पैसा खर्च करें, यानी ज्यादा से ज्यादा वो बचा के रखें क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो इसका अर्थव्यवस्था पर रिजल्ट क्या होगा? जब मांग कम होगा तो निवेश कम होगा, क्योंकि निवेश हमेशा लाभ प्रेरित होता है। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा सामानों की मांग कम होगी तो उत्पादक निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम हुआ तो लोगों की आय कम होगी, उत्पादन कम होगा और अंततः अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर आकर संतुलन में हो जाएगी। अब संतुलन हमने पढ़ा था कि जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहां संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब एक ग्राफ से इस सिद्धांत को हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये है OI, O एक्स एक्सिस पर हमने रख दिया इनकम, दैट इज Y। यहां हम रखते हैं OY एक्स पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमने यहां पर लिया है इन्वेस्टमेंट, लिया है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है, यानी स्वायत्त निवेश हमने लिया है। अब सेविंग अगर हम देखते हैं, सेविंग लाइन है SS। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हुआ, अर्थव्यवस्था में आय होगी वो OY के बराबर होगी। अगर अब लोगों ने यह सोचा कि हम सेविंग ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे तो सेविंग कर्व जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी
सेविंग के बढ़ने के कारण, इस डेल्टा एस के कारण जो सेविंग कर्व है वो इन्वेस्टमेंट कर्व को एक नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसको हम नाम दे देते हैं एफ। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगी। तो अब इक्विलिब्रियम जो हो गई वो OY1 हो गई, जबकि पहले हमारी जो इनकम थी OY थी। यानी अर्थव्यवस्था में सेविंग के बढ़ने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था का जो इनकम है वो पहले की तुलना में कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि लोगों ने सेविंग ज्यादा करने लगे। तो अब इनकम हमारा हो गया OY की बजाय OY1 और इक्विलिब्रियम हो गई एक पॉइंट पर जहां पर S1 इज इक्वल टू I1। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, प्रेरित निवेश होता है। ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं, एक अलग टॉप ग्राफ बना लेते हैं। यहां पर हमने मान लिया कि जो OX है उस पर हम इनकम दिखाएंगे यानी Y, OYX पर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। यहां पर हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट ना रख के हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर दिया। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित निवेश ऐसे निवेश को कहते हैं जो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने बोला कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दो बातों पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ठीक है भाई। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, या पूंजी की सीमांत उत्पादकता, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल efficiency of investment means expected return of that investment is known as marginal efficiency of investment। इसका मतलब ये हुआ उस निवेश से प्रत्याशित लाभ कितना होगा। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो हम ज्यादा निवेश करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर कम होगा तो हम कम निवेश करेंगे। अब हम देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम। सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, OY लेवल पर इक्विलिब्रियम है। OY इनकम हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ई पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। ठीक। अब हमने बोला कि अर्थव्यवस्था में जब सभी लोग सामूहिक तौर पर बचत करने लगेंगे तो लोगों की आय, बचत, उपभोग सब कुछ कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? अब हम सेविंग ज्यादा करने के कारण सेविंग लाइन S1 नई सेविंग लाइन बन गई। ये लाइन, सेविंग लाइन यहां से यहां शिफ्ट हो गई, डेल्टा S। ये क्यों हुआ? डेल्टा S हुआ कि लोगों ने सामूहिक तौर पर बचत करना शुरू कर दिया। अब न्यू सेविंग लाइन एक इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है F पॉइंट पर। अब OY डैश लेवल पर इनकम इक्विलिब्रियम पर होगा, जो कि पहले इनकम थी OY, अब इनकम हो जाएगी OY1। इससे यह साबित होता है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग मिलकर सामूहिक तौर पर बचत को प्रोत्साहित करेंगे तो अर्थव्यवस्था में आय, उपभोग और बचत कम हो जाएगा। यानी जो बात व्यक्तिगत रूप पर सही है, इंडिविजुअल सेविंग इज वर्च्यू, बट ग्रुप सेविंग, एग्रीगेट सेविंग बाय द सोसाइटी, बाय द इकोनॉमी इज नॉट अ वर्च्यू। वो वर्च्यू नहीं है, वरदान नहीं है, वो अभिशाप भी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था को निम्न स्तर पर लाकर रख देता है। चलो, आपने ये बोला कि ये अगर हम सामूहिक तौर पर बचत करेंगे तो इनकम
कंजम्पशन और सेविंग कम हो जाएगा। इस पैराडॉक्स को तो समझ लिया। कई लोग कहते हैं कि इस पैराडॉक्स से बचने का कोई उपाय है क्या? तो हम देखते हैं कि क्या वास्तव में इसका कोई इलाज है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि अगर सामूहिक तौर पर बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था की आय, उपभोग और बचत कम हो जाएगी। अब कैन वी अवॉइड द पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट? क्या इस पैराडॉक्स से हम बाहर आ सकते हैं? तो कई एक आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, ये बोलते हैं कि अगर मंदी के काल में, मंदी के समय में अगर बचत ज्यादा होता है, अगर हम आज की सिचुएशन लें भारत में, तो स्लो डाउन है। स्लो डाउन मीन्स मांग की कमी है, लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये बचत बैंकों तक पहुंच जाए तो क्या होगा? ब्याज की दर कम हो जाएगी क्योंकि बचत ज्यादा हो जाएगा। ब्याज दर कम होने से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो इनकम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और अल्टीमेटली हम इस पैराडॉक्स से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तुरंत जॉन मेनार्ड किन्स के मानने वाले जो अर्थशास्त्री हैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका अपना एक लॉजिक है और बहुत हद तक सही भी है। जॉन मेनार्ड किन्स के विरोध में जो बोलते हैं कि अगर स्लो डाउन है, बचत ज्यादा है तो ब्याज दर कम होगा, निवेश ज्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है। और जो निवेशक है ब्याज के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ब्याज दर भले ही ज्यादा हो लेकिन अगर किसी वस्तु की बाजार में मांग ज्यादा है तो निवेश ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्याज का दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी है लेकिन अगर बाजार में उस सामान की मांग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नहीं करेगा कोई। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर इस थियरी से जो बाहर आने की बात है वो बेईमानी साबित होगी। अब इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। अब इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये बोला कि अगर हम बचत को इन्वेस्टमेंट के तौर पर बदल दें तो हम किसी भी हद तक इनकम के कम होने को रोक सकते हैं, यानी जो पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट है कि अगर हम बचत ज्यादा करेंगे तो इनकम, कंजम्पशन और सेविंग अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि मान लेते हैं कि हम ई पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पर हैं, जहां पर आई और एस यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन सेविंग अगर बढ़ जाए, सेविंग एस की बजाय S1 हो जाए और वो बढ़ी हुई सेविंग पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में निवेश हो जाए, यानी डेल्टा आई भी बढ़ जाए, तो डेल्टा आई बढ़ने के कारण जो सेविंग के बढ़ने के कारण आय में कमी होगी उसको रोका जा सकता है। और यहां पर S1 I1 एक दूसरे के बराबर हैं एट द पॉइंट ऑफ E। इसका मतलब यह हुआ कि सेविंग के बढ़ने के बाद अगर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम कन्वर्ट कर दें तो हम इस पैराडॉक्स से बच सकते हैं, यानी कि अगर सेविंग किया जाए तो हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग के लेवल को कम होने से रोक सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, मंदी है, मांग की कमी है, तो फिर ऐसे में अगर ब्याज की दर कम भी हो जाए, कोई भी निवेशक सिर्फ ब्याज की कमी के कारण निवेश ज्यादा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि
मांग की कमी के कारण जो प्रतिफल है, रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट से मिलने का, उसकी प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। और जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो वो बचत के कारण जो आय में कमी होगी वो अंततः अल्टीमेटली सेविंग, कंजम्पशन और इनकम के लेवल को कम कर देगी। इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या मितव्ययिता का विरोधाभास या बचत का विरोधाभास।